Welcome to lecture number 9 of chapter 1 C and C++ language. In this lecture we summarize previous lecture in Urdu. Let's start. सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज को हम यूज करते हैं जब हमने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना हो, जब हमने अपना मैसेज किसी दूसरे तक पहुंचाना हो तो उसके लिए हम किसी लैंग्वेज को यूज करते हैं। दो तरह की लैंग्वेजेस हैं, ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज जो हम रोजमर्रा जिंदगी में यूज करते हैं, इंग्लिश, उर्दू या और बाकी लैंग्वेजेस। और कंप्यूटर लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ आती है, जिससे हम अपने मैसेजिंग, अपनी कमांड्स या अपनी हदायत कंप्यूटर को देते हैं, वो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाती हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज को आगे दो डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर डिवाइड किया जाता है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है, जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर में जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो फास्ट होते हैं, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज को लिखना, उसको राइट करना, उसको रीड करना यानी फाइल को ओपन करना या डिबग करना यानी किसी एरर को ख़त्म करना, ये मुश्किल है। तो इसलिए हाई लेवल लैंग्वेजेस को जो है इंट्रोड्यूस कराया गया। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो इजी है राइट के लिए, रीड के लिए और डिबग के लिए, यानी इनको लिखना, इनको फाइल्स को ओपन करना और इनको डिबग करना, इनके अंदर से गलतियां निकालना, ये आसान है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस ये स्लो होती हैं। जब हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर किसी प्रोग्राम को लिखेंगे तो कंप्यूटर क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस को नहीं समझ सकता, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस को हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा लो लेवल लैंग्वेजेस में। हमारे पास तीन तरह के ट्रांसलेटर हैं जो कंप्यूटर में यूज होते हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, पूरे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा में वो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर भी यही काम करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन वो लाइन बाय लाइन किसी प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। उसमें सबसे पहले एडिटर है। एडिटर में हम अपना कोड लिखेंगे, सोर्स कोड लिखेंगे। सोर्स कोड ह्यूमन लैंग्वेजेस के अंदर लिखा जाता है, जैसे कि इंग्लिश में, तो इसका लिखना आसान होता है, इसको अंडरस्टैंड करना आसान होता है। लेकिन कंप्यूटर सोर्स कोड को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो इस सोर्स कोड को कंपाइलर कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। ऑब्जेक्ट कोड मशीन कोड को हम कहेंगे, जो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर होगा और इसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करेगा। लिंकर एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे कोड को लाइब्रेरी कोड के साथ लिंक करेगा, यानी जो कोड हम लिखेंगे उसमें हम डिफरेंट फंक्शंस को यूज करेंगे और उन फंक्शंस को जो किसी भी लैंग्वेज के साथ आते हैं उनके साथ लिंक करने के लिए लिंकर को हम यूज करेंगे। लोडर भी एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे कोड को या ऑब्जेक्ट कोड को मेमोरी के अंदर यानी रैम के अंदर लोड करेगा और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कराएगा। अब हम कुछ डिफिनीशंस को देख लेते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो डाटा को गेट करती है, उस पर प्रोसेस करती है और हमें यूजफुल रिजल्ट देती है और डाटा को स्टोर भी कर सकती है। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जहां से हम डाटा को इंटर करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमें मिलता है उसको शो कराती हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और इसी तरह की डिवाइसेस। और इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और इस तरह की डिवाइसेस शामिल हैं।
मेमोरी एंड सीपीयू। जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, चाहे वो इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइसेस से आए या कोई फाइल हम ओपन करते हैं जो हार्ड डिस्क वगैरह से आए, तो वो सबसे पहले कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जाएगी और मेमोरी से वो सीपीयू में जाएगी जहाँ पे प्रोसेस होगा, जहाँ पे कैलकुलेशंस होंगी, और उसके बाद सीपीयू रिजल्ट जनरेट करेगा और दोबारा उसको मेमोरी में भेजेगा और मेमोरी से फिर वो आउटपुट डिवाइसेस पे शो हो जाएंगी। स्टोरेज डिवाइसेस वो होती हैं जो डाटा को परमानेंट सेव करती हैं। रैम के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो डाटा को परमानेंट सेव कर सके, तो डाटा को परमानेंट सेव करने के लिए हमें स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडी, यूएसबी, मेमोरी कार्ड वगैरह। लेक्चर 1 के अंदर हमने इतना ही पढ़ा था। उसके अंदर फिर हमने सी लैंग्वेज को इंस्टॉल करना सीखा था और उसको रन करना सीखा था। तो हम लेक्चर 2 में आते हैं कि यहाँ हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे, जो भी प्रोग्राम लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, जिसमें ऊपर सबसे पहले हेडर फाइल होंगी, यहाँ पे आपका मेन फंक्शन होगा और इसके अंदर यहाँ पे आपका कोड होगा और ये मेन फंक्शन इन दो ब्रैकेट्स के अंदर होगा। अब हम इस बेसिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स किसी भी प्रोग्राम के ऊपर स्टार्ट में लगाई जाती हैं। हेडर फाइल कंपाइलर को डिफरेंट फंक्शंस के बारे में बताते हैं जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। फंक्शंस के बारे में इतना समझ लें कि ये प्री डिफाइंड कोड हैं जो किसी भी लैंग्वेज के अंदर आते हैं। फंक्शंस को हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिसमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन। तो यहाँ पे हम सिंपली बिल्ट इन फंक्शंस को अभी यूज़ करेंगे कि जो किसी भी लैंग्वेज के साथ आते हैं। तो जब भी हम किसी बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करेंगे तो उसकी हेडर फाइल हमें बताना पड़ेगी। सी लैंग्वेज के अंदर 19 हेडर फाइल्स हैं, जिसके लिए आपको .h एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी, और C++ के अंदर 49 टोटल यानी 30 एडिशनल हेडर फाइल्स हैं और टोटल 49 हेडर फाइल्स हैं, जिसके अंदर आपको .h एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप हेडर फाइल लिखेंगे तो नंबर साइन, इंक्लूड, एंगल ब्रैकेट के अंदर फाइल नेम, अगर वो सी लैंग्वेज है तो .h लगाएंगे, अगर सी लैंग्वेज नहीं है तो सिंपली नंबर साइन, इंक्लूड, डबल एंगल ब्रैकेट के अंदर फाइल का नाम यानी हेडर फाइल का नाम हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जिसमें सारे बाकी फंक्शंस को कॉल किया जाता है। इसको हम यहाँ पे वाइड मेन भी लिख सकते हैं और इंट मेन भी लिख सकते हैं। अगर आप इंट यूज़ करेंगे तो लास्ट पे आप रिटर्न 0 की स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। जब हम फंक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे कि वाइड मेन और इंट मेन और बाकी इसी तरह से बाकी आप डेटा टाइप यहाँ पे दे सकते हैं, उनका क्या मकसद है। मेन फंक्शन इस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा और इस पे ख़त्म होगा और इसके दरम्यान में हमारा कोड होगा। डबल स्लैश के बाद यानी लाइन नंबर 6 पे जो लिखा गया है ये हमारे पास कमेंट्स हैं, ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, यानी कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। ये प्रोग्रामर अपनी सहूलत के लिए लिखते हैं, किसी भी नए फंक्शन को यूज़ करते हुए या किसी दूसरे प्रोग्रामर को कोई हदायत देने के लिए कमेंट्स को यूज़ किया जाता है। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए डबल स्लैश लिख के आगे आप जो भी कमेंट लिखने हैं लिख लें, और अगर आपने मल्टीपल लाइंस कमेंट्स लिखने हैं तो फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद स्टैरिक, और उसके बाद जो भी आपने कमेंट्स लिखने हैं वो लिखें, और जहाँ पे ख़त्म करना है वहाँ पे स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश के साथ इसको ख़त्म कर देंगे। न्यू फाइल को ओपन कर लें।
फाइल में आके न्यू एम्प्टी फाइल, यहाँ पे आप कोड लिख लें। ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें फर्स्ट लाइन जो है वो कमेंट्स है। मेंस के कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट 3 लाइन जो है वो हेडर फाइल्स हैं। हेडर फाइल कंपाइलर को ये बताती हैं कि हम कौन से फंक्शन अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर रहे हैं। हेडर फाइल एक्चुअली लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जो डिफरेंट फंक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, अगर आप आईओस्ट्रीम हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये यूजिंग नेम स्पेस यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद मेन फंक्शन है, यहाँ पे आप वाइड मेन भी लिख सकते हैं और इंट मेन भी लिख सकते हैं। यहाँ से ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं यहाँ से। अगर प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं होगा तो आपके पास ये आउटपुट आएगी। यहाँ से आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो आप वापस कोड के अंदर आ जाएंगे। इसी प्रोग्राम को हम टर्बो सी में ओपन करते हैं। नई फाइल ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आप जो है कोड लिख लें। बेसिक कोड हम लिख रहे हैं। यहाँ iostream.h लिखेंगे, जबकि हमने कोड ब्लैक के अंदर .h वहाँ पे नहीं लिखा था। वाइड मेन के बाद कोई टर्मिनेटर नहीं है। यहाँ से ये हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे हमने इसको ख़त्म किया। इसको आप यहाँ से रन कर सकते हैं। रन करें इसको। अगर कोई एरर नहीं होगा तो आपके पास इसकी आउटपुट आएगी और ये इतनी तेज़ से आउटपुट आके भी वापस चली गई है, हमें पता नहीं चला। तो आउटपुट पे रोकने के लिए हम यहाँ पे get ch फंक्शन को यूज़ करेंगे जो आउटपुट पे इसको रोक लेगा। इसको दोबारा रन करते हैं कंट्रोल F9 से। अगर कोई एरर नहीं होगा तो हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी। ये आउटपुट है इसकी। कोई भी की प्रेस करें दोबारा कोड में आ जाएंगे। तो अगर दोबारा मैं इसको रन करूं तो आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे ये C फुल कॉलम बैकस्लैश टर्बो C ये लिखा आपको नज़र आता है। हम चाहते हैं कि जब ये प्रोग्राम रन हो तो कोई भी चीज़ हमें नज़र ना आए, बिल्कुल क्लियर स्क्रीन हो। CLR SCR क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है, उसको यूज़ करेंगे। दोबारा इसको रन करते हैं। अब ये प्रोग्राम जब आउटपुट देगा तो ये बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन हमारे पास आएगी। इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम हमारा सही रन हो गया और इसमें कोई एरर नहीं है। कोई भी की प्रेस करें और वापस कोड के अंदर आ जाएं। यहाँ हम एक सिंपल सा मैसेज शो करते हैं वेलकम का। तो सी आउट हमारे पास iostream का ऑब्जेक्ट है, तो सी आउट। उसके बाद यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख लें डबल कोटेशन में। वेलकम सिंपली मैं लिख रहा हूँ और इसको रन करेंगे जब तो स्क्रीन के ऊपर मुझे वेलकम लिखा हुआ नज़र आएगा। कोई भी की प्रेस करें और यहाँ से वापस आ जाएं। टर्बो सी से बाहर निकलने के लिए फाइल यहाँ से एग्जिट कर लें। सेव करना है तो इसको सेव कर लें, वरना मैं सिंपली नो कर रहा हूँ। टर्बो सी और कोड ब्लॉक दोनों कंपाइलर्स हैं डिफरेंट। मैं अपनी सारी सीरीज़ के अंदर कोड ब्लॉक को यूज़ करूँगा क्योंकि इसके अंदर वीडियोस को बनाना थोड़ा सा आसान है। डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि आपको यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस लिखना पड़ेगा, जबकि वहाँ टर्बो सी के अंदर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे हम यहाँ पे वाइड मेन यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पे इंट मेन हम यूज़ करेंगे। ये वाइड मेन और इंट मेन क्या फ़र्क है, हम जब फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे भी हम सिंपल एक
मैसेज लिखते हैं और उसको डिस्प्ले कराते हैं। सिंपल हमने मैसेज लिखा सी आउट में वेलकम और इसको रन कर दिया, तो यहाँ पे हमें उसकी आउटपुट नजर आएगी। कोई भी की प्रेस करें और वापस आप कोड के अंदर आ जाएं। नेक्स्ट हम देखते हैं आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन ऐसे फंक्शन जो किसी मैसेज को या किसी वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए मॉनिटर पे या एलसीडी के लिए यूज किए जाएंगे। हम ज़्यादा जो आउटपुट फंक्शन यूज करेंगे उसमें प्रिंट एफ और सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, फंक्शन नहीं है, तो ये दो चीज़ें हम यूज करेंगे आउटपुट फंक्शन के तौर पे, प्रिंट एफ और सी आउट। प्रिंट एफ ये एक फंक्शन है जो किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए, किसी वेरिएबल को डिस्प्ले करने के लिए या किसी भी रिजल्ट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास सी आउट फंक्शन है, यह ऑब्जेक्ट है जो आईओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, जिसको हम डिस्प्लेइंग मैसेज वेरिएबल की वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर शो करने के लिए यूज करते हैं। प्रिंट एफ सी लैंग्वेज का हिस्सा है और सी आउट सी प्लस प्लस लैंग्वेज का हिस्सा है। प्रिंट एफ का सिंटैक्स ये है कि आप सिंपल प्रिंट एफ लिखेंगे और डबल कोटेशन के अंदर जो भी मैसेज आपने लिखना है वो लिख लेंगे। ये इसका फर्स्ट सिंटैक्स है आगे अगर आपने सिर्फ मैसेज को शो करना है। और अगर आप इसके साथ स्केप सीक्वेंस को यूज करना चाहें तो प्रिंट एफ डबल कोटेशन के अंदर मैसेज और साथ में स्केप सीक्वेंसेस होंगी। स्केप सीक्वेंस को हम यूज करते हैं डिफरेंट मैसेजेस को एडिट करने के लिए। इसी तरह से प्रिंट एफ के लिए तीसरा सिंटैक्स भी हम यूज करेंगे, जिसके अंदर हमने किसी वेरिएबल को जो कि मेमोरी लोकेशंस होंगी वहाँ पे जो डाटा होगा उसको अगर आपने प्रिंट कराना है, उसको शो कराना है, तो उसके लिए मैसेज आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा, यहाँ पे वेरिएबल का नाम आएगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और टर्मिनेटर। फॉर्मेट स्पेसिफायर में हम %d यूज करते हैं डिजिट के लिए, फॉर्मेट %f को यूज करते हैं फ्लोट के लिए और %c यूज करते हैं कैरेक्टर के लिए, और इसी तरह से बाकी डाटा टाइप के लिए भी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सी आउट का सिंटैक्स। अगर आपने सिंपल मैसेज शो करना है तो सी आउट एंगल ब्रैकेट और डबल कोटेशन के अंदर मैसेज आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आपने स्केप सीक्वेंसेस को यूज करना है तो सी आउट मैसेज और इसके साथ स्पेस सीक्वेंसेस यूज हो जाएंगी। और इसी तरह से अगर किसी वेरिएबल को शो करना है तो सी आउट अगर मैसेज और प्लस वेरिएबल, तो ये दोनों इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्केप सीक्वेंसेस की। स्केप सीक्वेंसेस हमने कहा कि किसी मैसेज को एडिट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो \t टैब के लिए यूज होगा, \b बैकस्पेस के लिए यूज होगा, \n न्यू लाइन के लिए, और इसी तरह से बाकी स्पेस सीक्वेंसेस जो है यूज होंगी। इनकी एग्जांपल्स हम जो है किसी प्रोग्राम के अंदर देख लेंगे। स्केप सीक्वेंस की एग्जांपल्स को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने हेडर फाइल्स लिख ली, बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया, उसके बाद सिंपल एक मैंने मैसेज सी आउट के थ्रू यहाँ पे शो किया यूनिवर्सल कंप्यूटर सेंटर, और दूसरा मैसेज शो किया वेलकम का। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ यहाँ से, तो आउटपुट के अंदर मेरे पास दोनों मैसेज एक ही साथ में नजर आ रहे हैं, यूनिवर्सल कंप्यूटर सेंटर और वेलकम, जबकि वहाँ पे मैंने इनको अलग अलग जो है लाइंस के अंदर लिखा था। तो यहाँ पे न्यू लाइन में जाने के लिए यहाँ मुझे \n यूज करूंगा। तो \n क्या करेगी, न्यू लाइन यहाँ पे शो करा देगी। दोबारा रन करते हैं तो अब यहाँ पे फर्स्ट मैसेज फर्स्ट लाइन के अंदर आया और नेक्स्ट मैसेज न्यू लाइन के अंदर शो हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे \n यूज करता हूँ
और इसको रन करते हैं तो यहाँ पे उसने न्यू लाइन, यहाँ पे बैकस्लैश n ने न्यू लाइन यहाँ पे क्रिएट कर दी है। तो बैकस्लैश n को हम यूज़ करते हैं न्यू लाइन के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने 3 लाइन यहाँ पे लिखी, नेम अली, बैकस्लैश n न्यू लाइन कर देगा क्लास 10, और इसी तरह बैकस्लैश n आगे रोल नंबर 12। इसको रन करके देखते हैं तो इस तरह से इसकी हमारे पास आउटपुट आएगी। अब अगर यहाँ पे मैं बैकस्लैश टी करता हूँ, मीन्स कि मैं 2 टैब यूज़ कर रहा हूँ। एक टैब जो है वो 8 स्पेसेस देगा, तो यहाँ पे हम स्पेस के लिए बैकस्लैश टी को यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अगर हम रन करते हैं तो ये यहाँ पे हमें दरम्यान में स्पेसेस इनको यहाँ पे डाल देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अली पे डबल कोटेशन लगाना हो, मैं अगर सिंपली यहाँ पे डबल कोटेशन लगाता हूँ और इसको यहाँ पे डबल कोटेशन को क्लोज करता हूँ, इस प्रोग्राम को जब मैं रन करूँगा तो ये यहाँ पे मुझे एरर देगा। इस डबल कोटेशन के लिए मुझे पहले यहाँ पे बैकस्लैश लगानी पड़ेगी और इस डबल कोटेशन के लिए भी बैकस्लैश लगानी पड़ेगी। अब हम रन करते हैं। अब अली के इर्द गिर्द हमें यहाँ पे डबल कोटेशन में ये अली हमें शो होगा। इसी तरह से अगर आपने सिंगल कोटेशन लगानी है तो उसके लिए भी आप बैकस्लैश सिंगल कोटेशन यूज़ कर सकते हैं। बैकस्लैश सिंगल कोटेशन को हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। प्रोग्राम को रन करें तो यहाँ पे ये हमें सिंगल कोटेशन में हमें शो हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल मुझे एक पाथ को शो कराना है, डी फुल कॉलम बैकस्लैश ABC फोल्डर है, उसके अंदर 1 2 3 मेरी फाइल का नाम है। अगर इसको मैं यहाँ पे शो कराना चाह रहा हूँ, यहाँ पे बैकस्लैश में शो कराता हूँ, लेकिन जब इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे एरर दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे डबल बैकस्लैश यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ हम डबल बैकस्लैश यूज़ करेंगे और जब इसको रन करेंगे तो ये हमें सिंगल बैकस्लैश यहाँ पे शो कराएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लेक्चर 3 के अंदर हमने क्या सीखा था। वेरिएबल्स और मेमोरी लोकेशन। जब भी हम कोई डाटा कंप्यूटर को देते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके कंप्यूटर में सेव होता है। तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी डाटा हम देंगे वो डाटा कहीं ना कहीं जाके सेव होना चाहिए। तो वेरिएबल्स को यूज़ किया जाता है किसी भी डाटा को जब प्रोग्राम रन कर रहा हो तो उसको वहाँ पे रनिंग टाइम पे सेव करने के लिए। तो जिस लोकेशन पे हम डाटा को सेव करते हैं उनको हम वेरिएबल लोकेशन कहते हैं या वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स की वैल्यू प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो वो चेंज हो सकती हैं, यानी आपने जो वैल्यू उसको स्टार्ट में दी, जब आप उसको डिफरेंट कैलकुलेशन करेंगे तो वेरिएबल्स की वैल्यूज को वो चेंज होंगी। वेरिएबल का सिंटैक्स ये होगा कि सबसे पहले डाटा टाइप हम लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद उसकी वैल्यू होगी। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो इंट, फ्लोट, कैरेक्टर ये डाटा टाइप है। उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम जैसे A, B और CH रखा और इसी तरह से ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो मुख्तलिफ वेरिएबल्स को असाइन की गई हैं। मेमोरी के अंदर क्या होगा कि आपके पास उस लोकेशन का एक नाम आ जाएगा जैसे A, B और CH, और उस लोकेशन पे कोई वैल्यू होगी जो हमने असाइन की होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं डाटा टाइप क्या होता है। डाटा टाइप के हमने मेमोरी में कितनी जगह रिजर्व करनी है। तो मुख्तलिफ डाटा टाइप मुख्तलिफ जगह रिजर्व करेंगे। जैसे कैरेक्टर है तो 1 बाइट जगह लेगा मेमोरी के अंदर, इंटीजर 2 बाइट लेगा, फ्लोट 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट और डबल 10 बाइट जगह लेगा मेमोरी के अंदर। तो डाटा टाइप एक्चुअली हम ये बताते हैं कंपाइलर को कि हमें कितनी जगह रिजर्व करानी है किसी वेरिएबल के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कैरेक्टर CH = A है, यानी हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल डिफाइन किया
CH के नाम से और उसको वैल्यू दी है A। तो ASCII कोड के अंदर 65 जो है ये कोड है, ASCII कोड है A के लिए, कैपिटल A के लिए, जिसकी अगर बाइनरी बनाई जाए तो ये 01000001 होगी। तो अगर इसको मेमोरी में देखा जाए तो मेमोरी के अंदर 1 बाइट जगह लेगा, मीन्स के 8 बिट। तो ये हमारे पास यहाँ से अगर इसको हम सेव करेंगे तो 1 0 0 0 0 0 1 और 0, इस तरह से ये मेमोरी के अंदर ये आके सेव हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इंट वेरिएबल लें, उसको डाटा टाइप इंटीजर लें और फॉर एग्जांपल नंबर इज इक्वल्स 20 हम ले रहे हैं, तो अगर 20 की बाइनरी बनाई जाए तो ये बनेगी। तो ये इंटीजर वेरिएबल जो है ये 16 बिट जगह लेगा मेमोरी के अंदर और वो इस तरह से सेव होगा कि यहाँ पे 20 की बाइनरी आ जाएगी, राइट साइड से हम इसको सेव करेंगे और लेफ्ट साइड से बाकी जितनी लोकेशंस होंगी वहाँ पे 0 सेव हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएबल नेमिंग रूल्स पे कि वेरिएबल्स के नाम कैसे रखे जाएंगे। तो रूल नंबर 1 ये है कि जब भी वेरिएबल का नाम रखा जाएगा तो वो हमेशा अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। यानी आप जब भी वेरिएबल का नाम रखेंगे तो वो अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल इंट 1 इज इक्वल टू 10, ये गलत है क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए हम फर्स्ट 1 को जो है इसको ख़त्म कर देते हैं, तो इंट A1 इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं आप। इसी तरह से रूल नंबर 2 ये है कि आपके जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो अल्फ़ाबेट, नंबर और अंडरस्कोर के ऊपर मुश्तमिल होंगे, यानी इनके अंदर सिंबल्स और बाकी कीबोर्ड से कोई भी की जो है आप यूज़ नहीं कर सकते। यानी अगर एग्जांपल के तौर पे हम लें कि इंटीजर b @ इज इक्वल टू 10, तो @ ये क्योंकि सिंबल है तो इसको हम वेरिएबल के नाम के अंदर यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो सिंपली इंट b इज इक्वल टू 10 ये करेक्ट वेरिएबल नेमिंग रूल होगा। रूल नंबर 3 ये है कि आप वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेस को यूज़ नहीं कर सकते। इंट c स्पेस 1 इज इक्वल टू 10, तो ये गलत होगा। तो इसको ठीक करने के लिए हम इंट c1 इज इक्वल टू 10 कह सकते हैं। रूल नंबर 4 ये है कि आप सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, तो $साइन यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकेंगे, तो इसको हम ख़त्म कर देंगे। तो इंट t इज इक्वल टू 10 ये करेक्ट वेरिएबल नेम है। इसी तरह से कीवर्ड भी आप वेरिएबल के नाम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड स्पेशल वर्ड होते हैं जो किसी भी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, इनके अपने मीनिंग होते हैं उस लैंग्वेज के अंदर, तो इनको हम वेरिएबल के नाम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड जैसे कि फॉर, वाइल, इंट, फ्लोट, करैक्टर, वाइड, मेन और इस तरह से मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं जिनको हम वेरिएबल के नाम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए इंट फॉर इज इक्वल टू 10 ये गलत होगा। तो फॉर के साथ अगर मैं 1 लगा देता हूं तो इंट फॉर 1 इज इक्वल टू 10 ये करेक्ट वेरिएबल नेम होगा। नेक्स्ट रूल ये है कि आप कैपिटल और स्मॉल वेरिएबल नेम रख सकते हैं। कैपिटल वेरिएबल नेम अलग होंगे और स्मॉल वेरिएबल नेम अलग होंगे, यानी ये दोनों आपके मेमोरी में अलग अलग स्पेसिस पे जाके सेव होंगे। यानी फॉर एग्जांपल इंट e इज इक्वल टू कैपिटल E इज इक्वल टू 10 और इंट स्मॉल e इज इक्वल टू 10, तो ये दो अलग वेरिएबल्स हैं जो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे जाके सेव होंगे। रूल नंबर 7 ये है कि किसी भी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने s इज इक्वल टू a प्लस बी ये आपने यहाँ पे कैलकुलेशन की, तो s को अभी यहाँ पे डिक्लेयर अगर नहीं कराया गया तो कंपाइलर इसके लिए अननोन सिंबल s जो है उसका एरर जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर देगा। तो इसलिए हम पहले इंट s इज इक्वल टू a प्लस बी इसको करेक्ट करने के लिए लिख सकते हैं कि पहले s को जो है ये इनिशलाइज किया जाए, पहले s को जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया जाए। रूल नंबर 8 ये है कि जो भी वेरिएबल एक दफ़ा डिक्लेयर हो चुका है आप दोबारा उसी स्कोप या फंक्शन के अंदर उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप उसको मुख्तलिफ कैपिटल या स्मॉल में तो डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन एक ही तरह का वेरिएबल दो बार जो है वो डिक्लेयर नहीं हो सकता। इंटीजर कैपिटल A1 हम ऑलरेडी पहले ऊपर डिक्लेयर करके आ चुके हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम दोबारा इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो सिंपल उसको हमने स्मॉल लेटर के साथ उसको डिक्लेयर कर दिया है, तो ये ठीक है।
इस प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल नेमिंग रूल्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंटीजर वेरिएबल हम लेते हैं, तो पहला रूल था कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अल्फ़ाबेट्स। फॉर एग्जांपल 1a इज इक्वल टू 10 मैं अगर वैल्यू दे के इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे एरर देगा कि 1a जो है ये वेरिएबल नेम नहीं हो सकता। तो इसको मैं यहाँ से सिंपल a अगर मैं कर देता हूँ तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कोई एरर नहीं आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट रूल ये था कि वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेस नहीं आ सकती। तो मैं a आगे स्पेस दे के अगर 1 लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ तो यहाँ दोबारा मुझे एरर आ रहा है। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए सिंपली यहाँ से मैं स्पेस को अगर रिमूव करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो ये ओके होगा, रन हो जाएगा। नेक्स्ट रूल ये था कि आप कोई यहाँ पे किसी सिंबल को यूज़ नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल a@, इसको अगर हम रन करें तो इसको भी वो यहाँ पे एरर देगा। तो इस सिंबल्स को अगर हम हटा देते हैं तो ये ओके होगा और ये इसको रन कर देगा। नेक्स्ट ये है कि हम एक वेरिएबल को जो ऑलरेडी हम डिक्लेयर कर चुके हैं उसको दोबारा जो है डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसको अगर मैं यहाँ पे रन करूँगा तो ये मुझे एरर देगा कि ये a जो है ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। तो आप कैपिटल और स्मॉल लेटर्स अलग अलग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ, इसको स्मॉल। अब रन करते हैं तो ये ओके होगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोट, तो आपने फ्लोट कीवर्ड यूज़ किया वेरिएबल नेम के तौर पे, तो इसको आप रन करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा। तो इसको नहीं लेंगे हम। तो इसको अगर मैं फ्लोट 1 कर देता हूँ तो ये अब एक वेरिएबल का नाम बन गया, कीवर्ड नहीं रहा। अब ये इसको रन कर देगा। तो ये कुछ नेमिंग रूल थे जो हमने यहाँ पे सीखे। नेक्स्ट हम देखते हैं इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन जिनके थ्रू हम डाटा को इंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो हमारे पास डिफरेंट इनपुट फंक्शन है, जैसे scanf, cin, getch, getche और getH। scanf C लैंग्वेज का पार्ट है जो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को गेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से cin IOStream का ऑब्जेक्ट है, इसको भी हम किसी भी वैल्यू को गेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये C++ लैंग्वेज का पार्ट है, उसका हिस्सा है। scanf को यूज़ करने का सिंटैक्स ये है कि पहले आप scanf लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, डबल कोटेशन के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा, यानी जो वेरिएबल यहाँ पे जिस डाटा टाइप को आप यूज़ कर रहे हैं उसी के हिसाब से फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा। उसके बाद डबल कोटेशन क्लोज, कामा, एंड साइन और वेरिएबल का नाम आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज़ को गेट करना चाह रहे हैं एक ही साथ तो scanf डबल कोटेशन के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर, फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर, फिर नेक्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर, और इसी तरह से जितने भी आप वेरिएबल गेट करना चाह रहे हैं और यहाँ पे उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाएंगे। डबल कोटेशन को क्लोज करेंगे, कामा, एंड साइन, फर्स्ट वेरिएबल नेम, कामा, सेकंड वेरिएबल नेम, और जितने यहाँ पे आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिए होंगे उतने ही यहाँ पे वेरिएबल के नाम आ जाएंगे और लास्ट पे टर्मिनेटर आ जाएगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू यूज़ करने जा रहे हैं तो %d होगा, फ्लोट के लिए %f होगा, करैक्टर के लिए %c होगा, और इसी तरह से बाकी वेरिएबल्स के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं cin अगर आपने सिंगल वैल्यू को गेट करना है तो सिंपल cin और ये एंगल ब्रैकेट, उसके बाद जो भी वेरिएबल है उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। मल्टीपल वैल्यूज़ को गेट करने के लिए cin फर्स्ट वेरिएबल, उसके बाद एंगल ब्रैकेट के बाद सेकंड वेरिएबल, और इसी तरह से जितने भी वेरिएबल आप गेट करना चाहें वो यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने क्या लर्न किया था। तो लेक्चर नंबर 4 में हम लर्न किया था कि एल्गोरिदम क्या होती है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम एल्गोरिदम कहते हैं। सूडो कोड
एल्गोरिदम को इजी वे में यानी अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखने को सूडो कोड कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट। किसी भी प्रॉब्लम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम ग्राफिक्स के अंदर, पिक्चर्स के अंदर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये फ्लो चार्ट कहलाता है। प्रोग्रामिंग के अंदर मुख्तलिफ फ्लो चार्ट यूज़ किए जाते हैं और उनके सिंबल कुछ ऐसे हैं कि स्टार्ट या एंड के सिंबल को हम इस सिंबल से यूज़ करेंगे। इनपुट और आउटपुट के लिए ये सिंबल यूज़ होगा। जहाँ पे डिसीजन हमने लेना होगा इफ़ एल्स या इफ़ एल्स इफ़ या स्विच या इस तरह के कोई भी स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे तो इस सिंबल को यूज़ करेंगे। कैलकुलेशन के लिए या किसी वैल्यू को असाइन करना होगा तो इस सिंबल को यूज़ करेंगे। काउंटर के लिए ये सिंबल हम यूज़ करेंगे। इसके बाद किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए ये सिंबल हम यूज़ करेंगे और इसी तरह से फ्लो के लिए मुख्तलिफ सिंबल। नेक्स्ट हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। इनको हम प्रैक्टिकली अभी सॉल्व करके देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए उनको लिखने के लिए ये 5 स्टेप जो हैं ये यूज़ होंगे। पहले हम सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेंगे, उसके बाद वेरिएबल को डिफ़ाइन करेंगे। वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हुए पहले उनका डाटा टाइप और उसके बाद फिर उनका नाम रखा जाएगा। स्टेप नंबर 3 पे जो भी हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किए होंगे उनकी वैल्यू गेट करेंगे जो हमारे पास राइट साइड पे होंगे। जो लेफ़्ट साइड पे जो भी इक्वेशन के होते हैं उनको कैलकुलेट करना होता है, उनकी वैल्यू गेट नहीं की जाती। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे और स्टेप नंबर 5 के अंदर उस रिजल्ट को हम शो कर देंगे या डिस्प्ले कर देंगे। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 था हमारा कि 3 सब्जेक्ट के आपने मार्क्स लेने हैं और उनका टोटल और परसेंटेज फाइंड करनी है। तो स्टेप 1 के अंदर आपने बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया जिसमें हेडर फाइल, अगर आप कोड ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो यूजिंग नेम स्पेस std, और अगर आप सिंपल टर्बो सी यूज़ कर रहे हैं तो इस लाइन को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। इंटीजर मेन, ये मेन फंक्शन हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड किया। स्टेप नंबर 2 में हमें वेरिएबल डिफाइन करने हैं। तो इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हमें 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए, इसके बाद टोटल चाहिए और परसेंटेज चाहिए। तो जो वेरिएबल हमें चाहिए वो 5 वेरिएबल्स हैं। ये 5 वेरिएबल आप इंटीजर भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज में पॉइंट्स में हमें आंसर मिल सकता है, तो इसको लिए हम फ्लोट में इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। उसके बाद आप वेरिएबल के नाम कुछ भी रख सकते हैं। मसलन मैंने S1, S2, S3, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 रख दिए। T फॉर टोटल रख लिया और P फॉर परसेंटेज रख लिया। ये दूसरा स्टेप था, यानी पहले स्टेप के अंदर आपने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा, दूसरे स्टेप के अंदर आपने वेरिएबल डिफाइन किए, तीसरे स्टेप के अंदर आपने इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को गेट करना है। तो क्योंकि हमने टोटल तो फाइंड करना है और परसेंटेज भी फाइंड करना है, तो सिंपली आप 3 सब्जेक्ट के नंबर्स को गेट करेंगे। तो नंबर्स को गेट करने के लिए सिंपल मैसेज शो कर दें, सी आउट। मैसेज के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ इंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स। मैसेज के अंदर जो भी आप मैसेज शो करेंगे उसी तरह से वो शो हो जाएगा। वैल्यूज को गेट करने के लिए सी इन हम यूज करेंगे। तो S1 को हमने गेट करना है तो सिंपल S1 हमने लिख लिया। इसी चीज को हम रिपीट कर लेंगे। सिंपल मैं इसी को कॉपी करता हूं और इसी को पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट आ जाएगा। S2, S3। स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने रिजल्ट जो है उसको कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले हम टोटल कैलकुलेट करते हैं। T इज इक्वल टू सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3। तो यहाँ पे टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से हमने परसेंटेज जो है उसको कैलकुलेट करना है।
तो P इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 3 सब्जेक्ट्स हैं तो 300 हमने रख लिया। ये हमने स्टेप नंबर 4 कर लिया कि जो हमने रिजल्ट कैलकुलेट करना है उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। स्टेप नंबर 5 के अंदर हमने अब इस रिजल्ट को शो कराना है, तो शो कराने के लिए सिंपल सी आउट और उसके बाद टोटल आपने शो कराना है। तो यहाँ पे टी को शो करा देंगे, इसी तरह से सी आउट को यूज करते हुए परसेंटेज को भी हम यहाँ पे शो करा देंगे। न्यू लाइन के लिए यहाँ पे बैकस्लैश n यूज कर लें। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इंटर फर्स्ट मार्क्स, तो फर्स्ट मार्क्स आपने इंटर कर लिया, सेकंड मार्क्स, थर्ड मार्क्स। तो यहाँ पे उसने यहाँ पे टोटल उसका फाइंड कर दिया और यहाँ पे उसकी परसेंटेज जो है ये फाइंड करके हमें दे दी। परसेंटेज के अंदर थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे हम उसको सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 100 भी कर देंगे। अब ये हमें सही आंसर देगा। दोबारा रन करके देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे आपके पास टोटल आ जाएगा और ये उसकी परसेंटेज आ जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो स्टेप 1 के अंदर हम बेसिक स्ट्रक्चर को लिख लेंगे। स्टेप 2 के अंदर हमने वेरिएबल को डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं। क्योंकि रिजल्ट हमारे पास पॉइंट्स में आ सकता है, तो इसलिए हमने स्टेप 2 के अंदर फ्लोट के अंदर हमने वेरिएबल को डिफाइन किया और हमारे पास वेरिएबल्स हैं a, b, c, x1 और x2। x1 और x2 क्या हैं, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 के अंदर हम a, b और c की वैल्यूज़ को गेट कर लेते हैं। तो सिंपल मैसेज सी आउट से इन वैल्यूज़ को गेट करेंगे। तो सिंपल हमने मैसेज लिखा सी आउट से इंटर वैल्यू ऑफ a, और a को हमने सी इन से गेट कर लिया। इसी तरह से इंटर वैल्यू ऑफ b, और इसको भी सी इन के थ्रू हमने b को गेट कर लिया। इंटर वैल्यू ऑफ c और सी इन के थ्रू c को हमने गेट कर लिया। स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने रिजल्ट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे। तो हमने फार्मूला यूज़ किया x1 फर्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, तो माइनस b स्क्वायर रूट के लिए sqrt फंक्शन है जिसके लिए हमने ऊपर math.h हेडर फाइल यूज़ की। स्क्वायर रूट बी स्क्वायर के लिए हमने b इंटू बी किया। उसके बाद हमने 4 इंटू ए इंटू सी, 4 माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। सेम इसी तरह से x2 के लिए हम सिंपली यहाँ प्लस की जगह पे माइनस लिख लेंगे और उसी फार्मूले को कॉपी कर लेंगे। तो ये हमारे पास दो सोल्यूशन सेट x1 और x2 आ जाएंगे। नेक्स्ट हमने इन दोनों सोल्यूशन सेट को शो भी कराना है, तो सिंपल सी आउट का यहाँ पे हम सी आउट को यूज़ करते हुए x1 को भी हम शो करा देंगे और इसी तरह से सी आउट के थ्रू x2 को भी शो करा देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने x1 और x2 को शो कराना है, तो सिंपल हमने सी आउट को यूज़ किया और x1 को शो करा दिया। इसी तरह से हमने x2 को शो करा दिया। न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश n यूज़ कर लें। प्रोग्राम को रन करते हैं। टर्मिनेटर मिसिंग है, उसको यहाँ पे लगा दें। a की वैल्यू आप दे दें, b की वैल्यू आप ज़्यादा दें ताकि अंडर रूट के अंदर जो है आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट है, अदरवाइज इमेजिनरी नंबर आएगा कोई।
इसी तरह C की वैल्यू आप इंटर करा दें तो ये आपके पास x1 और x2 दो वैल्यूज, दो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर, प्रॉब्लम नंबर 6 के अंदर, गेट बेसिक सैलरी ऑफ वर्कर एंड गिव हिम 10% हाउस रेंट ऑफ बेसिक सैलरी, 20% medical allowance of basic salary and 3% tax of total salary and calculate the net salary of the worker। तो आपने यहाँ पे बेसिक सैलरी लेनी है, उसको 10% हाउस रेंट देना है, 20% मेडिकल अलाउंस देना है बेसिक सैलरी का, और 3% टैक्स आपने काटना है, और लास्ट पे आपने नेट सैलरी फाइंड करनी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप नंबर 2 के अंदर हम वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं। क्योंकि रिजल्ट जो है वो पॉइंट्स में आ सकता है तो हमने फ्लोट ले लिया। इसके अंदर हमने BS बेसिक सैलरी, MA मेडिकल अलाउंस, HR हाउस रेंट, टैक्स और नेट सैलरी को ले लिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने बेसिक सैलरी को गेट करना है, तो सिंपल मैसेज हमने लिखा इंटर बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी को हमने CIN से गेट कर लिया। स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने कैलकुलेशंस करनी है। तो हाउस रेंट हमने निकालना है बेसिक सैलरी का 10%, तो सिंपल बेसिक सैलरी इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी हाउस रेंट आ जाएगा। इसी तरह से मेडिकल अलाउंस 20% करना है, तो सिंपल बेसिक सैलरी को 20% से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड कर दें, ये हमारे पास जो है मेडिकल अलाउंस आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास टैक्स आपने फाइंड करना है। तो टैक्स क्या होगा कि जितनी बेसिक सैलरी है, हाउस रेंट जितना है और मेडिकल अलाउंस जितना है, इन तीनों को ऐड कर लिया जाए तो ये आपके पास टोटल सैलरी बनेगी, और टोटल सैलरी का 3% आपने जो है ये टैक्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो ये हमारे पास टैक्स जो है ये 3% आ जाएगा। नेक्स्ट आपने नेट सैलरी निकालनी है। तो नेट सैलरी क्या होगी कि जो टोटल सैलरी आपके पास आपने फाइंड की है उसमें से आपने टैक्स को जो है डिटेक्ट कर देना है, उसको माइनस कर देना है। तो टोटल सैलरी बेसिक सैलरी होगी, हाउस रेंट जितना है और मेडिकल अलाउंस जितना है सबको ऐड करके टोटल सैलरी बनेगी, और इसमें से हम टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट सैलरी आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इस नेट सैलरी को जो है और बाकी हाउस रेंट और बाकी चीज़ों को हमने डिस्प्ले कराना है। तो सिंपल मैसेज लिखेंगे सी आउट, और हाउस रेंट को हम डिस्प्ले करा देंगे। नेक्स्ट में हम मेडिकल अलाउंस को डिस्प्ले करा देंगे, टैक्स जो है उसको डिस्प्ले करा देंगे, और लास्ट में नेट सैलरी को डिस्प्ले करा देंगे। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी इंटर करें, फॉर एग्जांपल 10,000 इंटर करेंगे आप, तो ये सारी कैलकुलेशन आपको देगा कि हाउस रेंट इसमें जो है 1000 बनेगा, 10% उसका, मेडिकल अलाउंस जो है 2000 बनेगा, और टैक्स इस पे 390 बन जाएगा। नेट सैलरी जो बनेगी वो 12,610 बन जाएगी। वीडियो की लेंथ क्योंकि काफ़ी लेंथी हो चुकी है तो आज के लेक्चर को हम यहाँ तक रखते हैं, और बाकी लेक्चर की समरी हम इसी के पार्ट 2 के अंदर हम इसको शामिल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।